To some other stories that we're tracking, Karnataka's anti-gambling law has now come into effect. The Tamil Nadu government has introduced a bill to ban online gambling. बड़ी खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं अपने सोशल इशू के बारे में, जो कि हमारा होता है रेगुलेशन इन ऑनलाइन गेमिंग। ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है करंट अफेयर से। इसके जो एडिटोरियल हैं वो काफ़ी ज़्यादा पब्लिश रहे थे और लेटेस्ट जो हम बोल सकते हैं 2 से 3 महीने के अंदर। तो इसके बारे में हम आज ऐसे देखने वाले हैं, तो प्लीज़ पूरा सेशन जो है वो कंटिन्यू करिएगा एंड एंड में बताइएगा कि आपका जो सेशन है वो कैसा लगा। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं ऑनलाइन गेमिंग के रेगुलेशन के बारे में, तो हम क्या देख सकते हैं, ऑफ द न्यूमरस थिंग दैट हैड द पेंडेमिक हैज चेंज इन आवर लाइफ। मतलब क्या है कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेंडेमिक के वजह से हमारे जीवन में जो है वो बदलाव लेकर आई हैं। एंड ओबियस वन इज द वे वी इंटरटेन आवर सेल्फ। कहने का मतलब ये है कि जो कई सारी चीज़ें हैं जो पेंडेमिक के बाद जो है वो हमारे जीवन में बदलाव लेकर के आई हैं, उनमें से एक जो है वो ये है कि हम खुद को, अपने आप को किस तरीके से इंटरटेन करते हैं, वो भी जो एक है वो भी चीज इसी में कंसीडर की जाती है। द एवरेज टाइम स्पेंड ऑन ऑनलाइन गेमिंग हैज गॉन अप ऑलमोस्ट 65% फ्रॉम प्री कोविड लेवल। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें तो जो आज हम गेम पे अपना समय बर्बाद करते हैं या फिर ऑनलाइन गेमिंग खेलते समय जो हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वो जो एवरेज टाइम है अगर हम उसकी तुलना प्री कोविड एरा से करते हैं, यानी कि कोविड आने से पहले जो हमारा टाइम था, एक एवरेज टाइम था जो हम गेम पर स्पेंड करते थे, आज वो जो टाइम है वो 65% जो है वो बढ़ चुका है। मोर देन 43 करोड़ पीपल हैव स्पेंट देयर टाइम ऑन वर्चुअल गेमिंग। यानी कि आज जो है वो लगभग 43 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना समय जो है वो वर्चुअल गेमिंग यानी कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर जो है वो स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें टाइप ऑफ ऑनलाइन गेमिंग की, तो हमारे जो ऑनलाइन गेमिंग है उनको हम 3 तरीके से विभाजित करके देख सकते हैं। तो वी कैन क्लासिफाइड दिस ऑल द ऑनलाइन गेमिंग इन द 3 टाइप। फर्स्ट हमारा होता है ई स्पोर्ट। ई स्पोर्ट क्या होती है, तो दिस आर द वीडियोस गेम विच इन द 1990s वर प्लेड प्राइवेटली आर कंसोल्स इन अ वीडियो गेम शॉप। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे ई स्पोर्ट है, इनमें हम क्या करते हैं, ये जो गेम है ये काफी ज्यादा फेमस थे 90s के समय पर। उस समय ये जो गेम है बेसिकली आपने भी खेला होगा। करते क्या थे हम कि एक वीडियो गेम लेते थे, उसको अपने टीवी से या फिर जो भी उस समय हमारे पास उपकरण होते थे, डिवाइसेस होते थे, उनसे हम कनेक्ट करते थे और फिर हम जो है वो रिमोट के माध्यम से वीडियो गेम प्ले करते थे। इसमें हम क्या कर सकते थे कि एक अकेले बैठ के भी इस गेम को खेल सकते थे और किसी दूसरे के साथ भी इस गेम को बैठ करके खेल सकते थे। अगर आप भी अभी भी ऐसा कुछ गेम खेलना चाहते हो तो आप अभी किसी मॉल में जाइएगा जहां पर ऐसे गेम कराए जाते हो, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं इस ई स्पोर्ट को। तो इस तरीके से जो हमारे गेम होते हैं उनको हम ई स्पोर्ट के अंदर कंसीडर करते हैं। ये काफी ज्यादा फेमस थे 90s के समय पे। दूसरा हमारा आता है फैंटेसी गेम। फैंटेसी गेम बेसिकली क्या होते हैं, these are the game in which you choose a team, real sport player from the different team and win point according to how well they play परफॉर्म इन अ रियल लाइफ। कहने का मतलब ये है, मान लो आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा है और उस पे आपने जो है वो टीम बनाई है, आपने इंडिया के भी कुछ प्लेयर ले रखे हैं और कुछ जो प्लेयर है वो भारत के भी ले रखे हैं और ओवरऑल आपने एक 11 प्लेयर की जो है वो टीम तैयार कर ली है। अब जैसे ही वो मैच खत्म होगा, आपकी जो टीम है उसके जो प्लेयर हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, उसके जो पॉइंट है वो कैलकुलेट किए जाते हैं और उसके आधार पर जो विनर है वो डिक्लेयर किया जाता है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये जो फैंटेसी हमारे गेम होते हैं उनके आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे हमारा ड्रीम 11 हो गया, माई 11 सर्कल हो गया और भी ऐसे बहुत सारे हमारे फैंटेसी गेम हैं जो कि भारत में प्ले किए जाते हैं, लोग खेलते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा जो ऑनलाइन गेमिंग होता है वो है बेसिकली कैजुअल गेम। कैजुअल गेम बेसिकली क्या होते हैं, ये 2 तरीके के होते हैं। एक हमारा कैजुअल गेम होता है जो कि हम स्किल बेस्ड खेलते हैं, दूसरा जो हमारा होता है वो बाई चांस होता है या फिर बेस्ट होता है हमारे लक के ऊपर। जो हमारी स्किल बेस्ड गेम होते हैं इनके जो आउटकम होते हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे फिजिकल स्किल पर, कि हमारा जो फिजिकल स्किल है वो कितना अच्छा है, उस पर डिपेंड करते हैं। और दूसरा जो हमारा लक बेस्ड गेम होते हैं या फिर जो चांस बेस्ड गेम होते हैं वो हमारे लक के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। तो दिस आर द गेम इन विच कुड बी स्किल बेस्ड, आउटकम इज डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल स्किल एंड सेकंड इज द लक बेस्ड एंड द आउटकम इज डिपेंडेंट ऑन द लक बेसिस ओनली।
नेक्स्ट हम बात करें तो अभी हम क्या देख सकते हैं कि डिस्पाइट फ्लोरिशिंग द ऑनलाइन गेम इंडस्ट्री, यानी कि हमारे भारत में जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा फल फूल रही है, इसके बावजूद भी सफर फ्रॉम लैक ऑफ द रेगुलेटरी ओवरसाइट, लेकिन फिर भी इसके ऊपर जो है वो कोई रेगुलेशन या फिर कोई कड़े कानून या फिर कोई अच्छा कानून जो है वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। ऑनलाइन गेमिंग फॉल इन अ रेगुलेटरी ग्रे एरिया, जो हमारे ऑनलाइन गेमिंग है वो बेसिकली रेगुलेटरी ग्रे एरिया में आते हैं, यानी कि इनके ऊपर कानून बनाया जा सकता है एंड देयर इज अ नो कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन विद रिस्पेक्ट टू द लीगैलिटी, यानी कि इनके ऊपर लेकिन फिर भी अगर सोचो ये अभी जो है वो रेगुलेटरी एरिया में है, यानी कि इनके ऊपर कानून जो है वो बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर कोई ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव कानून जो है वो नहीं बनाई गई जिसके ऊपर हम लेकर के बात कर सके, या फिर जो हम चीजें देखते हैं ना इसके डिसएडवांटेज में उसको वो टैकल कर पाए बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारे इंडिया में करंट स्टेटस है गेमिंग का वो क्या है उस चीज को हम देख लेते हैं। तो एज अ बेटिंग एंड अ गैम्बलिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट, यानी कि क्या होता है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि जो हमारे गेम होते हैं जिन पर हम बेट करते हैं या फिर गैम्बलिंग होती है जिसे लोग जुआ खेलना बोलते हैं, तो एज अ बेटिंग एंड गैम्बलिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट, डिफरेंट स्टेट हैव देयर ऑन लेजिस्लेचर। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बेटिंग होते हैं गैम्बलिंग होती हैं ये स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आते हैं, इनके ऊपर जो है वो स्टेट कानून बनाती है और इसलिए अलग अलग स्टेट में आप देखोगे कि अलग अलग कानून जो है वो इनके ऊपर बनाए गए हैं। गैम्बलिंग इज बेस्ड ऑन द स्किल इज अलाउड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि जो गैम्बलिंग यानी कि बेसिकली जुआ भी खेलते हैं और अगर जुआ खेलने में आपके स्किल का इस्तेमाल हो रहा है, गैम्बलिंग इज बेस्ड ऑन द स्किल, तो ऐसे जो हमारे स्किल बेस्ड गेम होते हैं गैम्बलिंग होती है उनको बेसिकली क्या किया गया है, भारत के कई ऐसे पार्ट हैं या फिर कई ऐसे हमारे कंट्री के ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने इसको क्या किया है, परमिट दिया हुआ है, अलाउ किया हुआ है कि आप वहां खेल सकते हैं। तो गैम्बलिंग इज बेस्ड ऑन द स्किल इज अलाउड इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश, ओडिशा, नागालैंड एंड एक्सेट्रा, यानी कि फिर भी जो हमारे आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, नागालैंड है, ऐसे और भी कुछ राज्य हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, जो पूरी तरीके से गैम्बलिंग को जो है और बेटिंग को जो है वो बैन करते हैं। उनके यहाँ ना तो आप स्किल बेस्ड गेम खेल सकते हो ना ही आप लक बेस्ड जो है गेम वो खेल सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बट गैम्बलिंग विच इज बेस्ड ऑन चांस, लेकिन जो हमारे गैम्बलिंग है जो कि चांस पर खेले जाते हैं, जो आप अपने किस्मत पे भरोसा करके जो है वो उस गेम को खेलते हो, ऐसे गेम को हमारे भारत के ज्यादातर राज्यों में जो है वो बैन किया गया है, वहां पर हम इसे नहीं प्रैक्टिस कर पाते। लेकिन फिर भी कुछ हमारे देश के कुछ ऐसे राज्य होते हैं जिन्होंने इसको भी अलाउ किया हुआ है, ये भी जो चीजें हैं वहां पर खेली जाती हैं, जैसे कि हमारा स्टेट हो गया गोवा, सिक्किम और इसके अलावा भी कुछ और स्टेट हैं जहां पर आप बाई चांस भी गेम खेल सकते हो और बाई स्किल भी जो गेम है वो खेल सकते हो। तो इस तरीके से हमारे जो देश में है वो करंट स्टेटस है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो हमारा बैटिंग करना या फिर गैम्बलिंग करना ये स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है, इस पे स्टेट जो है वो कानून बना सकती है और इसलिए अलग अलग स्टेटों में आपको अलग अलग कानून देखने को मिल जाएंगे। भारत में अगर बात करी जाए तो ज्यादातर जो स्किल बेस्ड गेम है उनको ही अलाउ किया गया है राज्यों में, लेकिन फिर भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि इससे भी जो है वो अलाउ नहीं करते, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, नागालैंड हो गया, और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कि चांस बेस्ड गेम को जो है वो भी अलाउ करते हैं, जिसमें कि हमारे गोवा हो गए, सिक्किम हो गए एंड एक्सेट्रा जो हमारे स्टेट हैं वो आते हैं। अब हम बात करेंगे कि नीड ऑफ रेगुलेशन, यानी कि रेगुलेशन की हमें जरूरत क्यों है। तो देयर इज अ नीड ऑफ बिल्ड चेक एंड बैलेंस ऑफ द प्रिवेंट यूथ फ्रॉम द पैथोलॉजिकल गेमर। देखो पैथोलॉजिकल गेमर्स बेसिकली होता क्या है कि एक ऐसा इंसान जिसको ये पता है कि वो गेम खेल रहा है जिससे कि उसकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है, उसकी पारिवारिक स्थिति खराब हो रही है, लेकिन फिर भी वो गेम नहीं छोड़ पा रहा, फिर भी वो गेम खेल रहा है। तो इसलिए क्या होता है, उन गेमर को जो है वो पैथोलॉजिकल गेमर बोला जाता है। तो देयर इज अ नीड टू बिल्ड चेक एंड बैलेंस, यानी कि अभी हमें क्या है, हमें चेक करने की जरूरत है और हमें जो है वो बैलेंस करने की भी जरूरत है, प्रिवेंट द यूथ, और हमें यूथ को रोकने की भी जरूरत है, क्योंकि जो हमारा यूथ है ना वो कहीं पैथोलॉजिकल गेमर ना बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमें जो है वो रेगुलेशन की जरूरत है। द सेंटर इन अ रिसेंट एडवाइजरी टू द स्टेट, यानी कि जो हमारी सेंटर गवर्नमेंट है उसने अपने रिसेंट एडवाइजरी में जो है वो स्टेट से ये बोला है कि लेड आउट यूजफुल डूज एंड डोंट टू एजुकेट पेरेंट एंड टीचर। उन्होंने ये कहा है कि क्या करिए, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है उनको सेंटर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप जो है वो आप टीचर को और पेरेंट्स को ये बताइए कि जो
बच्चे ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हैं उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ताकि वो जो है अपने बच्चे को जो है वो रोक सके या फिर उन्हें समझा सके कि इससे क्या नुकसान और क्या फायदे होने वाले हैं। इवन कसिनो डू नॉट अलाउ अंडर एज पार्टिसिपेंट, हेंस देयर इज नो रीजन व्हाई गेमिंग कंपनीज लेक्स अबाउट इट। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कैसीनो में जाना चाहते हो ना तो एक एज फिक्स होती है कि अगर आप इस एज ग्रुप के हो तो ही आप इस कसीने में जा सकते हो। तो अगर कसीनो जो है वो अपने यहाँ एंट्री देती है किसी भी पार्टिसिपेंट की, तो वो एक बार एज चेक करती है, वो एज को वेरीफाई करने के बाद ही कसीनो में एंट्री देती है। तो अगर हम ऑनलाइन गेमिंग की बात करें, जो आज बच्चे कोई भी बच्चा होगा, किसी भी एज का बच्चा होगा, वो ऑनलाइन गेमिंग खेल रहा है, तो आखिर जब वो गेमिंग खेल रहा है तो वो भी गैम्बलिंग का पार्ट ही है। तो अगर उस गेम को खेल रहा है तो इसके बारे में कंपनियां इतनी लापरवाह क्यों हैं? लेक्स का मतलब लापरवाह होता है। तो कंपनियां इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं कि वो किसी भी एज ग्रुप के बच्चे को जो है वो डायरेक्टली ऑनलाइन गेमिंग खेलने दे रही है? ठीक है, अगर ये गैम्बलिंग का पार्ट है, अगर कसिनो नहीं देना खेलने देता तो फिर ये ऑनलाइन कंपनी क्यों खेलने दे रही है? रिसेंटली द चाइना मीडिया कॉल्ड ऑनलाइन गेमिंग द ओपियम ऑफ माइंड। अभी जो हमारी चाइना की मीडिया थी ना, उसने इस ऑनलाइन गेमिंग का एक नया नाम दिया था, उसने कहा था ओपियम ऑफ माइंड। ओपियम ऑफ माइंड का मतलब होता है कि जो दिमाग में नशा पैदा कर दे। ठीक है, जो ऑनलाइन गेमिंग है ना, ये दिमाग को एक नशा पैदा कर देती है, आपको जो है वो कुछ अच्छा नहीं लगेगा सिवाय जो है वो गेम खेलने के। तो ये जो होता है वो ओपियम ऑफ माइंड है। एंड लिमिट ऑनलाइन गेमर्स टू दोज अंडर 18 ऑफ अ 3 आवर ऑफ वीक। ठीक है, तो चाइना ने अपने रेगुलेशन में ये कहा था कि हम क्या करेंगे, अपने जो भी हमारे अंडर 18 बॉय हैं या गर्ल्स हैं, उनको हम सिर्फ अलाउ करेंगे कि वो जो है वो एक वीक में या फिर एक हफ्ते के अंदर जो है वो मात्र 3 घंटे ही गेम खेल सकते हैं, उससे ज्यादा उन्हें गेम खेलने की जो परमिट है वो नहीं दी जा सकती। तो ये जो रेगुलेशन है वो बेसिकली हम देख सकते हैं इस रेगुलेशन की हमारे यहाँ पे जो जरूरत है वो ऑनलाइन इंडस्ट्री या फिर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में पड़ती है। अब सजेशन क्या हो सकता है जो कि हम सरकार को बता सकते हैं कि सरकार कौन कौन सी चीजें इसमें लेकर के आ सकती है? तो वी कैन गेट अ हैवी रेवेन्यू फ्रॉम द ऑनलाइन गेमिंग टू रेगुलेट इट। यदि हम सही प्रकार से, यानी कि अगर हम प्रॉपरली तरीके से इसे रेगुलेट करते हैं तो हमारी जो सरकार है उसको काफी बड़ी अमाउंट में जो रेवेन्यू है इन ऑनलाइन गेमिंग कंपनी से मिल सकती है। दिस इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ रेवेन्यू एक्सेस ऑफ द 29,000 crore in a 2025 with over 67.5 करोड़ यूजर। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ये गेमिंग इंडस्ट्री है ये इतनी बड़ी हो चुकी है, इसका जो एक तरीके से बोल सकते हो कि व्यापार है वो इतना बड़ा हो चुका है कि अगर हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो हम 2025 आते आते 29,000 करोड़ की जो रेवेन्यू है वो 67.5 करोड़ यूजर से जो है वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, हम जनरेट कर सकते हैं इतना रेवेन्यू। ठीक है, तो हमें जो है वो सरकार को चाहिए कि इस पे जो है वो रेवेन्यू जनरेट करे, इसके लिए जो है वो रेगुलेशन लाए, कानून बनाए कुछ बढ़िया सा। ठीक है, It estimated that more than 15,000 direct or indirect job will be created। अगर हम बात करें तो जो हमारी ऑनलाइन गेमिंग है, ऐसा नहीं है कि वो केवल यूथ को बिगाड़ रही है या फिर यूथ के पैसे लूट रही है, वो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं लगभग 15,000 जो जॉब है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो क्रिएट भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम तो पूरी तरीके से इसे बैन कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इसे बैन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ये जो 15,000 नौकरियां हैं ये चली जाएंगी और जो अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा है वो हमारा फिर से बढ़ जाएगा। तो ये सरकार क्या कर सकती है कि बेसिकली रेवेन्यू जो जनरेट करना है उसके ऊपर जो है वो काम कर सकती है। द डिबेट बिटवीन जीएसटी रेट ऑफ द 18% फॉर गेम ऑन स्किल एंड 28% ऑफ द गेम ऑफ चांस इज एक्सपेक्टेड टू सेटल डाउन। अभी क्या है कि आपको भी पता होगा कि जो हमारी सरकार है उसने बेसिकली जीएसटी लगा रखी है, जितने भी ऐसे गेम है जो कि स्किल पर खेले जाते हैं, जैसे चेस हो गया या फिर ऑनलाइन जैसे भी हमारे गेम हो गए ना, जो कि आपके स्किल पर डिपेंड करता है, आप तभी जीतोगे जब आपके अंदर स्किल होगी। तो ऐसी कोई भी जो गेम होती है ना उस पे सरकार ने 18% का टैक्स लगाया हुआ है। और जो गेम बाय चांस खेले जाते हैं, यानी कि उसमें आपका लक का भरोसा होता है, अगर आपकी किस्मत साथ दे गई तो आप जीत जाओगे, अगर किस्मत साथ नहीं देती है तो हार जाओगे। ऐसे गेम के ऊपर जो सरकार ने है वो 28% का जो टैक्स है वो लगा रखा है। लेकिन अभी बात ये आती है, इसमें डिबेट ये शुरू हो जाता है कि कंपनियां कहती हैं कि जो हमारा गेम है ना वो गेम कैसा है, वो है बाय स्किल, यानी कि हम चांस पे नहीं खेलते, हम स्किल पे खेलते हैं। तो सरकार को चाहिए कि इस डिबेट को जल्दी से जल्दी खत्म करे और ये डिसाइड करे कि जो कौन सा गेम जो है वो स्किल बेस है, कौन सा गेम जो है वो लक बेस है। तो उसके ऊपर सरकार को जो है वो काम करना चाहिए
गेमिंग अथॉरिटी एट द सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार को चाहिए कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक गेमिंग जो अथॉरिटी है उसका निर्माण करे। जो हमारी गेमिंग अथॉरिटी होगी वो क्या करेगी, शुड बी क्रिएटेड व्हाइल वेरियस फॉर्म ऑफ द सेल्फ रेगुलेशन आर इनकरेज फॉर द इंडस्ट्री, ठीक है, जो कि क्या करेगी, जो हमारी गेमिंग इंडस्ट्री है ना उसमें रेगुलेशन लाने का काम करेगी, उसके ऊपर अपना एक तरीके से वर्चस्व बना के रखेगी, देखेगी कि कौन सी जो हमारी गेम है वो बाई चांस है, कौन सी गेम जो है वो बाई स्किल है, ठीक है। तो इस तरीके की जो हमारे चीजें हैं ना, तो सरकार को चाहिए कि एक जो है वो सेल्फ रेगुलेशन वाली गेमिंग अथॉरिटी जो है वो बना दे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम सजेशन की बात करें तो हम और क्या देख सकते हैं, द गवर्नमेंट शुड इंश्योर द ई-केवाईसी नॉर्म्स एंड स्ट्रेंथन। कहने का मतलब है कि सरकार को चाहिए कि जैसे अगर आप बैंक में खाता खुलाने जाते हो, अगर आपकी एज वेरीफाई करनी होती है तो वो क्या करता है, आपसे आधार कार्ड मांगता है, ई-केवाईसी करता है, ताकि पता चल पाए कि हाँ आपकी जो रियल एज है वो 18 साल है या नहीं, आपका रियल नेम जो है वो यही है क्या नहीं। तो जो हमारी जो ऑनलाइन गेमिंग जो हमारी प्लेटफॉर्म है या फिर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं, उन्हें भी क्या करना चाहिए, ये इंश्योर करना चाहिए कि जो लड़का खेल रहा है या फिर जो भी बंदा उसका गेम खेल रहा है वो कैसा है, अगर उसमें 18 साल से ऊपर के लड़कों को जो है वो एंट्री दी जा रही है तो वो किस बेसिस पर दी जा रही है। तो उससे जो ई-केवाईसी के नॉर्म्स हैं, जो कानून है उनको मानने चाहिए, उन्हें भी जो है वो ई-केवाईसी वहां पर करानी चाहिए, आधार वेरिफिकेशन वहां कराना चाहिए, ताकि जो सही लोग हैं वही वहां पहुंच पाए और जो हमारे बोल सकते हो कि जो अंडर एज बॉयज या गर्ल्स हैं वो उस गेम को ना खेल पाए। ईच गेम शुड फॉलो अ वेल एस्टैब्लिश एज रेटिंग मैकेनिज्म एंड माइनर शुड बी अलाउड टू प्रोसीड ओनली इफ द कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई माइनर गेम भी खेलना चाहता है तो प्रत्येक कंपनी को ये श्योर करना चाहिए, ये इंश्योर कर देना चाहिए कि जो आपकी एंट्री होगी ना वो आपके एज के आधार पर होगी, एज के मैकेनिज्म यानी कि एज जो है उसके बेसिस पर ही आपकी जो एंट्री है वो उस गेम में दी जाएगी। फिर भी अगर कोई माइनर उस गेम को खेलना चाहता है ना तो पहले उसके फादर का या फिर उसके कोई भी जो पेरेंट है, जो कि बोल सकते हो कि एडल्ट हैं, उनकी कंसल्टेशन से ही उस बच्चे को जो है वो गेम खेलने दिया जाए। ऐसी जो बोल सकते हो कि जो हमारे कानून है या फिर रेगुलेशन है वो सरकार लेकर के आ सकती है। ओटीपी वेरिफिकेशन एंड आधार कुड पोटेंशियली रिमूव्ड दिस। बेसिकली क्या कर सकते हैं कि हम बोलते हैं ना कि ये सारे कानून लाएं, ऐसे करें वैसे करें, तो ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब हम ओटीपी वेरिफिकेशन को जो है अपना लें और आधार के माध्यम से ही हम लोगों को एंट्री दे। तो जो हमने ऊपर ये इतनी सारी चीजें पढ़ी ना, ये सारी चीजें यहां पर फॉलो हो जाएंगी अगर हम इन सारी चीजों को ओटीपी वेरिफिकेशन से जोड़ दें और आधार को जो है वो मैंडेटरी कर दें जब भी आप गेम के लिए रजिस्टर करते हो, ठीक है। गेमिंग कंपनी शुड प्रोएक्टिवली एजुकेट यूजर अबाउट पोटेंशियल रिस्क। अब जो हमारी गेमिंग कंपनीज हैं, जैसे आप अगर सिगरेट पीने जाते हो तो उस पर क्या लिखा होता है, सिगरेट से आपको कैंसर हो सकता है, या फिर तंबाकू खाने जाते हो तो उस पर लिखा होता है कि तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं, वो अलग बात है। तो ऐसे ही जो हमारी गेमिंग कंपनियां हैं उनको भी बताना चाहिए, जो भी कोई नया यूजर है उसको ये बताना चाहिए कि भैया अगर आप ये गेम खेलते हो तो आपको ये नुकसान हो सकते हैं, उसके बाद भी अगर कोई खेलना चाहे तो फिर खेले, ठीक है। तो इस तरीके से उसको पहले ही जो है लोगों को एजुकेट कर देना चाहिए, पहले ही चेतावनी दे देनी चाहिए। गेम कंपनी शुड बिल्ड अ रोबस्ट ग्रीवेंसेस हैंडलिंग मैकेनिज्म, यानी कि जो हमारी गेम कंपनीज हैं वो बेसिकली क्या करें, आपके जैसे मान लो अगर मेरे कोई गेम से लेकर के शिकायत है तो गेम कंपनीज को ऐसी होनी चाहिए कि वो क्या करे, एक ऐसा हैंडलिंग मैकेनिज्म बनाए जहां पर हम अपनी समस्याएं जो हैं वो बता पाए, ठीक है। तो गेम कंपनी शुड बी बिल्ड अ रोबस्ट, यानी कि एक अच्छा खासा उन्हें क्या करना चाहिए, एक बनाना चाहिए कोई ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम अपनी परेशानियां जो हैं वो गेम कंपनी के पास डायरेक्ट बता पाए। इस तरीके से हम गेम कंपनी के ऊपर सजेशन दे सकते हैं सरकार को, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज क्या है आप पढ़ लीजिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर डिसएडवांटेज भी आप ऐड करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसके डिसएडवांटेज जो है वो आपको पता होंगे, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा। बेसिकली क्या है कि कोई लड़का जो है अगर इस गेम को खेल रहा है तो बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाता है, कई बार घर में लड़ाई हो जाती है, वो उसके कब्जे में आ जाता है, मतलब ऐसी कई सारी चीजें जो है वो हो जाती है, उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंसेस हैं वो भी जो है वो खराब हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसके हमारे डिसएडवांटेज हो जाते हैं। तो आई होप कि ये जो ऐसे आपको है वो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कैसा भी लगा हो यार लिख के बता देना, और ये जो हमारे सोशल मीडिया है यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, इन सभी के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।